हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि 6th क्लास है, हमारे अतीत हमारी बुक हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री को, और उसी में हमारा चैप्टर है खुशहाल गाँव आपके समृद्ध नगर। उसको हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उसको आपका समझ रहे हैं, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो इसके अंतर्गत हम लोग अभी 2 लेक्चर अपने कंटिन्यू कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैं लेक्चर को अंतिम कर लूं। और अगर आपका मान लीजिए जो भी चीज़ आपने पढ़ी है, रिवीजन करा है, कोई भी आपका डाउट है किसी प्रकार का, कोई आपका कमेंट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक बच्चों पहुँचा सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर किसी प्रकार को डाउट है तो आप हमसे अपना लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपना प्रश्न भेजिएगा। देखिए, खुशहाल गांव और आपका समृद्ध जो आपके नगर हैं, इसमें हम लोग प्राचीन काल से लेकर वैदिक स्थिति को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी व्यवस्थाओं को हमने अपने इस लेक्चर के अंतर्गत आपका पढ़ा है, समझा है, देखा है और उसको जाना है कि क्या कैसे चीज़ें हैं, क्या कौन सी स्थिति बनी हुई है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने बहुत बढ़िया से अच्छे से देख लिया था। चलिए, अगर आपका प्रश्न नहीं है तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, हम लोग यही देख रहे थे लेक्चर में, खुशहाल गांव और समृद्ध नगर। लोहे का प्रयोग खेती के लिए किया, औजार के लिए किया, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो आपके उठाए गए कदम है वो किया। ठीक है, गांव में कौन रहता है उनके विषय में हमने पूरी जानकारी को जुटाया, अच्छे से स्थिति को देखा। नगर क्या कहती हैं कहानी और यात्रा विवरण, इनको हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, और दूसरा एक निर्धन की चतुराई क्या है, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा और इसको देख लिया। बेरी गाजा की स्थिति को पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। सिक्के के विषय में हम लोगों ने पूरा पढ़ा कि सिक्के क्या थे, कैसे स्थिति है। विनिमय के जो अन्य साधन है वो क्या है। नगर अनेक गतिविधियों के जो केंद्र हैं उनको हमने देख लिया, उनको समझ लिया। ठीक, इसको हमने पढ़ा। मथुरा में प्रवस जो खंड और मूर्ति हैं उनके विषय में हम लोगों ने पढ़ा। शिल्प तथा शिल्पकार जो है उनकी पूरी चीजों को हम लोगों ने एक एक करके बहुत अच्छे से इसको जाना, देखा, क्या चीजें हैं, क्या स्थिति है। इन पूरी स्थिति को हम लोग आपका एक एक करके इनको सबको बहुत अच्छे से आपका पढ़ लिए थे। और आज हम लोग जो है यहाँ से ही हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, सब चीजों को हमने पढ़ा। तो हम शिल्पकार की जो आपकी चीजें हैं, शिल्प क्या है, शिल्पकार क्या है, इन सबको हम लोग आपका बहुत अच्छे से अपने लेक्चर के माध्यम से हम इनको पढ़ने वाले हैं और इनको आपका देखने वाले हैं। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। कह रहे जो हमारे पुरा स्थल हैं उनसे हमारे बहुत सारे आपके क्या मिले हैं कि जो इस नमूने हैं वो हमको मिले हैं, जो हमारे पुरातात्विक जगह हैं। इनमें मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। कह रहे कैसे मिले हैं? पतले और बहुत सुंदर जो बर्तन है वो आपके मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? उत्तरी काले चमकीले पात्र। ठीक, क्योंकि मृत भांड है और आपको पता है ये बनते कैसे हैं। जैसे कि हम पहले लेक्चरों में भी आपका बहुत अच्छे से उनको देखे और जाने हैं कि मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनको कुम्हार होता है, वो आपका बनाता है अपने चाक पर, फिर उसको सुखाता है धूप में, उसके बाद आग में उनको पकाता है। और आग के पकने से क्या होता है, जो राख होती है उन पर चिपक जाती है और वो काले हो जाते हैं। और काले के साथ उनमें इतना हीट आपका टेम्परेचर लगता है, जिससे वो क्या होते हैं, कालों में आपकी जो ब्लैक कलर उसमें शाइनिंग आ जाती है, तो इसलिए वो क्या है, काले होते हैं। और क्योंकि ये ज्यादातर कहाँ मिले हैं हमको, देखिए ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। यानी कि उपमहाद्वीप का जो उत्तर वाला भाग है, जो पार्ट है, उस पार्ट में हम लोगों को ज्यादातर आपका दिखाई दिए हैं। देखिए, ध्यान रखें कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। क्या था बच्चों? आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे शिल्प केंद्र थे जहां अवशेष आपके नहीं बच पाए। जैसा कि हम देख रहे हैं विभिन्न ग्रंथों से हमें पता भी चला है कि कपड़ों का जो उत्पादन था वो बहुत महत्वपूर्ण था।
उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। अब कपड़ों का अगर हम लोग बात करें कि जो शिल्प कला है उनके जो अवशेष हैं वो फिलहाल तो वर्तमान में नहीं है क्योंकि गल गए, मिट्टी के थे, और बहुत सारी चीजें हैं जो जिनके नहीं, लेकिन उनके बारे में भी हमें जो महत्वपूर्ण जो हमारे ग्रंथ हैं उनके माध्यम से उनको जानकारी मिली है। और दूसरा, ये जो कपड़ों का उत्पादन है ये महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि उत्तर में आपको दिखाई देगा बनारस और दक्षिण में जो आपका मदुरै है ये भी दिखाई देगा, और इसके प्रसिद्ध केंद्र भी हमको मिलेंगे। यहाँ तक के जो स्त्री पुरुष है वो दोनों काम करते थे। ठीक, कहाँ काम करते थे? स्त्री पुरुष। देखिए, कपड़े के उत्पादन में उत्तर में वाराणसी, आपको पता है कि जो बनारस की साड़ियां हैं आपने सुना होगा, जो सिल्क की साड़ियां हैं, और उधर साउथ में मदुरै की जो सिल्क की साड़ियां हैं ये आज भी विश्व प्रसिद्ध है, और ये प्राचीन समय में भी विश्व प्रसिद्ध थी क्योंकि वहाँ जो कौशल, जो कला थी उनको डेवलप करने की, वो केवल इनके पास ही थी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अन्य शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। क्या करने लगे थे? बहुत सारे ऐसे शिल्पकार थे, बहुत सारे ऐसे व्यापारी थे जो अपने अपने संघ थे वो बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आपका श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना है, कच्चा माल उपलब्ध करवाना है तथा माल का वितरण करना था। अब देखिए, जो शिल्पकार होते हैं और उसमें भी कुछ श्रेणियां हैं जो आपके काम करते हैं, और काम के साथ जो आप कच्चा माल आपको उपलब्ध कराते हैं उन सब का विवरण देते हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। कह रहे जो व्यापार वर्ग थे, एक श्रेणी थी जो आपका ट्रेनिंग दे रहा है उनको बना रहा है, और एक श्रेणी थी जो आपका क्या कर रही है? व्यापारियों का जो चीजें हैं वो उनका संचालन कर रही है। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी। जो कह रहे हैं जो श्रेणी है वो किसके रूप में काम कर रही हैं? कि जो बैंक है उनके रूप में काम करती थी, जहां लोग कम पैसा जमा रखते हैं। लोग क्या करते हैं? जहां पर अपना पैसा है वो आपका जमा करते हैं, जो उनकी सेविंग होती है, जो उनकी जमा पूंजी होती है, वो बैंक में जमा करते हैं। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता है, और कह रहे जो इस धन का जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारा प्रॉफिट के लिए किया जाता है। उसे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने को लौटाया जाता है, और कह रहे जो लाभ मिला है उस लाभ का कुछ हिस्सा हम लोग अगर आपका जमा कर दें तो हमको उसमें लौटाया जाता है, या फिर मठ आदि धर्म संस्थानों को दिया जाता है। अब देखिए, कुछ तो लौटा दिया गया है, या फिर क्या करते जो हमारे धार्मिक स्थान थे उनको वो लोग आपका दान किया करते थे। अब देखिए, थोड़ा सा एक जानकारी हमको नहीं मिल रही है। सूत कातने और बुनने के नियम, सूत कातने और बुनने के नियम। कि सूत जानते हो क्या होता है? कॉटन को बोलते हैं सूत। कातना मतलब किस तरह से जो रुई टाइप में होता है, हम उसको कैसे उसका धागा बनाते हैं, और बुनने के कैसे जो आपके बुनकर है कपड़ा इत्यादि को बुनते हैं, जो उसके नियम हैं उन नियमों को हम लोग देखें। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है, और इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष अधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। कैसे बता रहा है कि चैप्टर नंबर 7 है हमारा, हम लोग पढ़े हैं उसमें भी, और बताया है कि किस तरह से अर्थशास्त्र में जो है जो सूत है उसकी कताई हो रही है, उसकी बुनाई हो रही है, कैसे उसके कारखाने हैं, उसके विषय में जानकारी दी गई है। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन से तैयार किए करने के लिए कामों में विधवा, सक्षम महिलाएं, भिक्षुणी, वृद्धा वेश्या, राजा का अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाएं तथा अवकाश प्राप्त देवदासों को लगाया जाता था। कह रहे कि जो कपास में काम होने वाले वो व्यक्ति जो हैं, जो काम में लगते थे, वो व्यक्ति कुछ इस प्रकार हैं कि ये लोग ऐसे थे जो आपके काम में लगे रहते थे और इन सारे कामों को बहुत अच्छे से आपका देखते थे। ठीक, इन्हें अनेक काम के और गुणवत्ता के अनुसार परिश्रम देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवाते थे। अब कह रहे कि कुछ लोग ऐसे थे जिन महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी, वो क्या करते थे? अपनी दासियों को बुलाते थे और बच्चों को मंगवाते थे, और फिर क्या करते थे? आपका माल को तैयार करवाते थे।
वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, उन्हें अपना माल कारखाने तथा काड़े के लिए ले जाना था। क्या करती थी? या तो वो अपने कारखाने तक ले जाती थी या उसके बाद जो उनके तकड़े हैं उन तक ले जाया करती, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। और कह रहे जहां उनको उनकी जो लेबर है, जो श्रम है, उनको मिलता था। इस समय काल की अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर-उधर की बात करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अब कह रहे कि जैसे माल है, मान लीजिए जो औरतें काम कर रही हैं कारखानों में, उन माल के जो तड़के लिए जाते थे कि कितना पूरा गट्ठा है, क्या इसकी स्थिति है। और मान लीजिए अगर जो आपका परिश्रम कर रहा है उस माल को क्या करने के लिए माल की जांच होती है, अच्छी तरह से जांच करते थे, रोशनी होती थी ताकि कोई खराब चीज हमें ना मिल जाए, हम जो आपका रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो हमको बेकार ना मिल जाए। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है तो इधर उधर की बात कर सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई आपका इंस्ट्रक्टर है किसी की तरफ देख रहा है, कोई ऐसी उधर की बात कर, तो उसको भी क्या थी, सजा का प्रोविजन था। अगर औरतों ने अपना काम पूरा नहीं किया है तो उन्हें जुर्माना देना होगा। अगर मान लीजिए जो उनको काम सौंपा गया है और उनने वो काम नहीं किया है तो उनको क्या मिलेगी, उसकी बात की सजा मिलेगी। ठीक। अब देखिए, इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। और हो क्या सकता था कि जो उसका अंगूठा है वो भी वो काट सकते थे। अब देखिए, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से ये चीजें बनती थी, क्या उसके नियम थे। उन नियमों को आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, उनको देखना चाहिए। समझिए थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। सूक्ष्म माने होता है छोटा, सूक्ष्म। अरिकमेडु, अरिक अरिकामेडु, असल में अरिकामेडु जो है ये आपका पांडुचेरी का जो है आपका प्राचीन नाम है। और आप पर जो आप देख सकते हैं कि जो आपका पांडुचेरी है, जो आपका पुदुचेरी है, अलग अलग नामों से जानी जाती है। देखिए आजकल तो हम लोग इसको आपका पुदुचेरी कहते हैं, यूनियन आपका टेरिटरी है, ठीक है। और वर्तमान समय में पर्यटकों का एक आकर्षक स्थल के रूप में बहुत प्रसिद्ध है भारत में, ठीक। और अगर कभी मौका मिले तो घूमने जाएं, अवश्य जाएं। देखिए आप समझिए, मानचित्र 7 प्रश्न नंबर 105 पर अरिकामेडु यानी कि पांडुचेरी में ढूंढो। प्रश्न 8 में रोम के बारे में दी गई जानकारी को पढ़ो और लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। अब देखिए आपको समझ आएगा कि जहां वर्तमान में जो आपकी पांडुचेरी है, यहाँ क्या था, पतन। पतन का मतलब समझते हो बच्चों? पोर्ट था, पोर्ट, बंदरगाह। यहाँ दूर दूर से आए जहाज से सामान उतारे जाते थे। और कह रहे कि बहुत दूर दूर से आपका आकर आपका सामान आपको उतारते थे। यह है ईंटों से बना एक ढांचा है। किससे बना है? ईंट जो है उनसे बना हुआ एक आपका ढांचा है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। और कह रहे कि जो ईंटों का ढांचा बना हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो संभवतः क्या रहा होगा, ये एक आपका, बच्चों ध्यान दे, ये संभवतः एक आपका ढांचा जो है गोदाम टाइप में जो है वो आपका रहा होगा। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यह है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एलोफेरा जैसे पात्र मिले हैं। अब कह रहे कि जो मेडिटेरियन जो आपका सी है, उस मेडिटेरियन सी में जो आपका क्षेत्र के एफोफेरा जैसे जो पात्र हैं, जो बर्तन है, वो मिले हैं। इसमें क्या था, मतलब पात्र होता है बर्तन, इनमें क्या था इन बर्तनों में? इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ आपका रखा जा सकता था। आप ऐसा समझिए कि वर्तमान में जो आपका टीना होता है, इस प्रकार का कुछ आपका बर्तन रहा होगा जो आता था, और जिसमें आपकी कुछ आपकी लिक्विड फॉर्म की चीजें जो आपकी ट्रेड होती थी उनके अंदर होती थी। चाहे आपकी शराब आ रही है, कोई वहां से तेल आ रहा है, किसी प्रकार की खास आपकी लिक्विड फॉर्म में कोई जड़ी बूटी आ रही है, वो उसी से ट्रेड होती थी। ठीक, ये आपको देखना होगा। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एराटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकीलेदार बर्तन भी हैं। इनमें इटली के एक शहर का नाम
एरेटाई नाम पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया गया है। कह रहे जो चीजें बनी हैं कि जो मोहर है, उस मोहर को, जो उसका सांचा है, उस सांचे को गीली चिकनी मिट्टी के बर्तन पर दबाकर लगाया गया है। कुछ, अब देखिए, कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे ही यहीं बने थे, जैसे रोमन लेप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। क्या जो आपका रोमन लेप है ये भी मिला है, बहुत सारे आपके शीशे के बर्तन भी मिले हैं, कुछ रत्न भी मिले हैं। ये सारी चीजें जो हैं यहाँ आपके मिले हैं, ये आपको देखना है। साथ ही कुछ छोटे कुंड भी मिले हैं। कह रहे बहुत सारे ऐसे छोटे कुंड हैं जो हमको यहाँ मिले, जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। और कह रहे कि शायद ऐसा लगता है कि जो आपके कपड़ों के जो पात्र हैं, जो बर्तन हैं, वो उनके रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके से बने पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ से बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आपके बहुमूल्य पत्थरों से और आपके मनकों से बने प्राप्त साक्ष्य भी मिले हैं। आज देखिए रोम के साथ संबंध दर्शाने वाली सूची कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो रोम के साथ आपका संबंध दर्शाती है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, क्या जो अभिलेख है उनमें जो आपकी मिट्टी के बर्तन हैं वो चीजें, वो देखिए कई बर्तनों पर लिपि में अभिलेख मिले हैं और प्रारंभ में तमिल भाषा में इसकी लिपि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस तमिल ब्राह्मी लिपि भी अभिलेख कहा जाता है, यानी कि तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि भाषा तमिल है, ब्राह्मी लिपि है। ठीक इस तरह की भी हमको कुछ चीजें मिली हैं इनके विषय में। अब देखिए कुछ अन्यथा हम जो पढ़ते हैं, हमको कुछ ना कुछ आपकी जो जानकारी है, एक एडिशनल जानकारी हम लोग आपका पढ़ते हैं, ताकि हम लोगों को और अच्छी जानकारी आपकी मिल सके। देखिए समझिए, मानचित्र 6 पृष्ठ नंबर 76 में रोम को ढूंढो। यह रोम यूरोप का सबसे पुराने शहरों में से एक है। कह रहे यूरोप जो आपका महाद्वीप है, उस महाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है आपका रोम। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। कह रहे कि इसका विकास कब हुआ कि जो हमारी गंगा है, इस गंगा के मैदान में जब आपके नगर आपके बस रहे थे, तभी आपका यूरोप में जो यूरोप है उसका बसेरा हुआ। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैले साम्राज्य था। यानी कि अगर आप इस साम्राज्य को देखेंगे, जो आपका रोमन साम्राज्य था, आप देखेंगे इस साम्राज्य की अगर सीमा की बात करें तो यूरोप तक, उत्तरी अफ्रीका तक, पश्चिमी एशिया तक इत्यादि तक फैला हुआ था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। अगस्टस और उसके बाद शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंग महल, एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों को देखने के लिए सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। यहाँ स्नानगार भी बनवाए जहाँ स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाहिका यानी कि सेतु के जरिए शहर में स्नानघरों, फुवारों और घुसलखानों के लिए पानी जाता था। यानी कि इस शहर की अगर आप देखें तो रोम की जो आपका शहर बस रहा था, भारतीय गंगा के जो और आपके अन्य नगर बस रहे थे, उसी समय इसका विकास था। और इसमें कुछ और बहुत सारी चीजें थी जो आपकी हो रही थी। तो उन सारी चीजों को हम लोगों को देखना है, हमने उनको समझ भी ली है। तो ये चैप्टर है वैसे बच्चों बेसिकली रूप से ये आपका पूरा जो है आपका समाप्त हो गया। अब आप इसको पढ़ सकते हो, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपने ना पढ़ी हो और आप उनको ना कर पाए, क्योंकि सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। 8% है, आप इनको बहुत अच्छे से एक एक करके इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं।
कि क्या कैसी चीजें हैं। क्लियर है? आप इनको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। पर देखिए, आपको देखना होगा कि किस तरह से उत्कृष्ट जो आपकी कला थी वो आपकी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। किस तरह से जो हमारे आपका प्रवेश द्वार थे उन पर किस तरह से पत्थर में आपका चित्रात्मक शैली के रूप में नगर की, गांव की जो जीवन शैली है उसका वर्णन किया गया है, ताकि हर एक चीज हम लोग बहुत अच्छे से आज हम उसको समझ पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं। तो उस समय की जो कला थी और बहुत ही उत्कृष्ट थी। कैसी थी? बहुत ही उत्कृष्ट थी और बहुत ही अच्छी मानी जाती थी। ठीक? और विश्व प्रसिद्ध भी इसमें वो आपका रही थी। ठीक? दिल्ली में मिला वायल कूप, हड़प्पा की जल निकास की ये कैसे। अब देखिए, आपने वायल कूप भी देख लिया। वायल कूप देखने के साथ साथ आप तुरंत देखिएगा कि कैसे आप इसमें देख पाएंगे कि खुशहाल गांव और समृद्ध जो शहर है उनकी क्या स्थिति है, क्या चीजें इसमें बनी हुई हैं। इन सारी चीजों को आप एक एक करके आप बहुत आसानी से इनको देख लें। ठीक? और इनको जान लें आप इनको। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आप परिचित ना हो, क्योंकि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके सारी चीजों को आप देख चुके हैं, जान चुके हैं और इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समाप्त कर चुके हैं। चैप्टर नंबर जो 8 है आपका समाप्त हो चुका, प्रारंभ होकर। अब हम चैप्टर नंबर 9 की अगर बात करें, देखिए चैप्टर नंबर 8 तो आपका ये रहा, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। चैप्टर नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर नंबर 9 को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो इनकी जानकारियां उसके अंतर्गत आपका छुपी हुई हैं, ये आपको देखना है। जैसे आप देखिए, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी जो आपका व्यापार करते हैं, राजा जिसके क्षेत्र में आप राज्य में रहते हैं, और तीर्थयात्री जो आपका तीर्थ यात्राएं करते हैं, उन सबको आप समझिए, आप देखिए, आप पढ़िए और जानिए। देखिए, बाजार में घूमती जगनी क्या कर रही है? आपकी तरह भी बच्ची है जगनी। वो क्या कर रही है? बाजार में एक जगह से दूसरी जगह आपका मेले में घूम रही है। समझिए, जगनी अपने गांव के मेले के आस लगाए बैठी है। स्टील में चमकदार बर्तन, रंग बिरंगा प्लास्टिक बाल्टियां, सेक फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने और बहुत अच्छे लगे थे। अब कह रहे जो उनने आपका जो शेख रंगों का जो भरा फूलों का पेंटिंग के जो कपड़े थे वो अच्छे लग रहे थे। जो चाबी से जो आप जो आपके खिलौने जो चल रहे थे उसको, वे भी क्या थे? बड़े अच्छे उसको लग रहे थे। ठीक? इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आ रहे थे और रात में अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। यानी कि वो लोग दिन में आते थे, दिन में आपका जो बाजार जो आपका मेला लगा है उसमें आकर अपनी चीजों को बेचते थे, शाम को अपना सामान लेकर समेट कर चले जाते थे। ठीक? जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उनकी माँ ने बताया कि ये लोग व्यापारी थे, वे अपनी चीजों को उन जगह से खरीदते थे जहां ये बनाए जाते हैं, फिर उनको मेलों में बेचते हैं। अब देखिए उसका प्रश्न कितना बढ़िया था कि ये लोग कौन हैं? अपना सामान एक दिन लेके आए, आज आए, पूरा सामान बेचा, आज दिन भर और शाम को चले गए। फिर एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से आपका तीसरे स्थान, इस तरह से ये घूमते रहते थे। ये कौन है? फिर उसकी माँ ने उसको बड़ा अच्छे समझाया कि ये बच्चों, ये व्यापारी है। कौन है? ये आपका व्यापारी है। तो इस तरह की सारी चीजें हैं, आपको समझनी चाहिए। आगे देखिए, अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले फल्स वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा था। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरियां तथा थालियां, इन उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिली हैं। कहाँ से मिली है? हम लोग आपके अनेक आपके पुरा स्थल हैं, उन पुरा स्थलों से आपका मिली हैं ये सारी जानकारियां। ठीक? इनको आपको ध्यान रखना है। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे।
अब देखिए, सबसे पहले देखिए, जैसा हम लोग देख चुके हैं कि उत्तर जो महाद्वीप वाला क्षेत्र है, उस उत्तरी पूरे महाद्वीप वाले क्षेत्र में खास तौर पर हम लोगों को काले पॉलिश वाले जो बर्तन हैं वो मिले हैं। उनके विषय में हमने पढ़ा है, उनको जानने की कोशिश की है, ये सारी चीजें हैं। और खास तौर पर बहुत सारी कटोरी और जो थाली हैं, जो हमको उपमहाद्वीप के जो अनेक अनेक जो आपके पुरातात्विक स्थल हैं, उन स्थलों पर मिली है। कह रहा उसी में ये सवाल उठता है कि आखिर हम इन जगहों पर ये बर्तन पहुंचे कैसे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से ये बर्तन वहां के व्यापारियों ने ले जाकर अलग अलग जगह बेचते होंगे, और कह रहे कि ये बर्तन ऐसे इसलिए मिले हैं दूसरी दूसरी जगहों में क्योंकि जो बर्तन यहाँ मिला है वो सेम दूसरी जगह भी मिला है, उसी कंडीशन का, ऐसी स्थिति का, रंग का, सामान का, रूप का, आकार का, सेम मिट्टी का। तो कह रहे कि जो व्यापारी है वो किसी एक जगह से लिया होगा और दूसरी जगह जाकर उसको व्यापारी आपके बेचते होंगे। अब देखिए, व्यापारी का काम क्या है? व्यापारी जो होता है वो आपका ट्रेडर होता है। देखिए, ट्रेडर का क्या काम है? वो एक जगह सामान खरीदता है कहीं से, जहां बनता है, उसको आपके सस्ते रेट में मेलों में, बाजारों में, घर घर अपनी दुकान इत्यादि के माध्यम से वो लोगों को अपना प्रॉफिट लेते हुए उन चीजों को बेचता है। अब देखिए, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, दक्षिण भारत में क्या मिलता है? सोना। आपका कर्नाटक बड़ा फेमस है, कर्नाटक सोने के लिए। और उधर हमको क्या मिलती है? काली मिर्च। क्लियर हो गया। और बहुत सारे ऐसे कीमती पत्थर, रत्न इत्यादि मिलते हैं जिसके लिए दक्षिण भारत क्या है आपका? बहुत प्रसिद्ध है। ठीक। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। कह रहे कि जो काली मिर्च है, इस काली मिर्च में रोमन साम्राज्य में इतनी डिमांड थी कि उस डिमांड को ये क्या बुलाते थे आपका बच्चों? काला सोना। यानी कि देखिए, चैप्टर यहां पढ़ रहे हैं लेकिन चैप्टर जुड़ा कहां है? पिछले चैप्टर से। आपने रोमन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसको क्या मिलते हैं? वहां जुड़ाते हैं। ठीक। इन व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़क के रास्ते रोम पहुंचाते थे। कह रहे जो व्यापारी हैं, इनको क्या करते थे? इन सामानों को समुद्री रास्तों से, आपके सड़क इत्यादि के माध्यम से रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। कह रहे कि साउथ में ऐसे बहुत सारे सोने के सिक्के हैं जो कहाँ के थे? आपके बच्चे रोमन के बने हुए थे। ठीक। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोमन के साथ बहुत अच्छा व्यापार चलता रहा। यानी कि बच्चों, हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सोने के सिक्के जो आपके रोमन के आपके अगर दक्षिण भारत से हमको मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन समय हमारा जो आपका ट्रेड था, जो आपका व्यापार था दक्षिण आपके भारत का, चाहे वो आपको मसालों को लेकर हो, चाहे मूर्ति कला, किसी और चीज को लेकर हो, वो आपका रोमन तक बहुत अच्छे से आपका फैला हुआ था और बहुत उत्कृष्ट रूप में, बहुत समृद्ध रूप में हमारा ट्रेड आपका रोमन के साथ हो रहा था। क्लियर है बच्चों? ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इनको जानना है, इनको पढ़ना है। क्लियर है? अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हमको लाइव जुड़कर इत्यादि चीजों से हम लोगों को भेज सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बच्चे अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करेंगे और साथ ही में जो है बच्चों प्रॉपर जो है अपना सभी विषयों का रिवीजन करते रहेंगे। चलिए, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।